Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the chapter Biomolecules, which is the last chapter of your chemistry. ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है बायो में, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी. बट ये वाला बायोमोलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये थोड़ा अलग है. थोड़ा अलग मतलब इन द सेंस कि आप इसमें इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमन बॉडी रिलेटेड नहीं पढ़ोगे. बट या आप ऑफकोर्स आपको पहले से इंटरलिंक देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर. तो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं कि हम हमारी लाइफ रहे, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स आर लिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग स्ट्रक्चर्स में होते हैं. देखो, a living system grows, sustains and reproduces itself. The most amazing thing about living system is that it composed of non-living atoms and molecules. The pursuit of knowledge of what goes on chemically within the living system falls in the domain of biochemistry. तो ऐसी नॉलेज जब आप केमिकली लिविंग सिस्टम को समझते हो, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. अब लिविंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एट्सेट्रा. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे खाने के, जो हमें पता है. दीज बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर and constitute the molecular logic of life processes. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the function of organisms. तो अब हम इन्हीं सारे बायोमोलिक्यूल्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला जो हमारा बायोमोलिक्यूल है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट. तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स के पास होता है. ठीक है, ये एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने इसे आर्टिफिशियली नहीं बनाया हुआ, नेचर में ऑलरेडी पहले से है. कुछ एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास है केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च और भी बहुत सारे. और इसका ये होता है जनरल फॉर्मूला विच इज CxH2O. ठीक है, एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, तभी इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है. अब जो ग्लूकोज है विच इज C6H12O6 वो इस जनरल फार्मूला में फिट होता है. बट जो एसिटिक एसिड है वो भी इसके अंदर फिट होता है, बट वो तो एसिटिक एसिड है, वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. सिमिलरली हमारा एक रामनोज है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो इस डेफिनेशन में, इस फार्मूला की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, इस जनरल फार्मूला की डेफिनेशन में. इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कंसिडर नहीं करते हैं. स्टार्टिंग में किया जाता था, फिर जब नोटिस किया कि ये ओवरऑल एप्लीकेबल नहीं है तो ये एक मेन क्राइटेरिया नहीं रहा. A large number of their reactions have shown that they may contain specific functional group. अब हमें ये भी समझ में आया कुछ कुछ चीज़ों के बाद कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो इतने सारे कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन और उसके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में, सो दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली active polyhydroxy aldehyde or ketone or the compounds which produce such units on hydrolysis. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड है, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे आपको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे दे या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते. ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, उनको हम शुगर्स बोलते हैं. जो हम घर में शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज है, जबकि जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज है. तो जनरली जो हम शुगर यूज़ करते हैं दैट शुगर इज़ योर सुक्रोज. और जो शुगर हमारी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे आप मिल्क शुगर भी बोल सकते हो, कहते हैं ना कि दूध में थोड़ी सी मिठास ऑलरेडी होती है, अगर आप बिना चीनी के दूध पियो तब भी दूध हल्का सा आपको मीठा लगेगा, दैट शुगर इज नोन एज लैक्टोज. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं बिकॉज जनरली कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर.
नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब देखो हर चीज़ को डिवाइड करने का क्राइटेरिया होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करने का हमने क्राइटेरिया लिया है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब कि जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करें, मतलब एक बड़ी यूनिट को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, उस बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जब डिवाइड किया तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आए 3 तरह के, दैट इज 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और छोटी यूनिट्स के अंदर। ऐसा आपका कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जो कि खुद में ही एक मोनोसैकेराइड है, खुद ही एक सिंपल यूनिट है जिसकी और सिंपल यूनिट नहीं हो सकती, आप इसको और छोटा नहीं कर सकते हो। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज टू अकर इन नेचर। हमारे पास कम से कम 20 मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट है नेचर के अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज जो है वो आपके मोनोसैकेराइड्स है, मतलब कि ये इनको आप और छोटा नहीं कर सकते, ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर आपके पास आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं दैट यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब आपने उनका हाइड्रोलिसिस किया, अब आपको 2 से लेके 10 के बीच में उसके और छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिल गए और इसी बेसिस पे आपने उन्हें का डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब उन्होंने टूटने पर हाइड्रोलिसिस में कितने नंबर ऑफ हमें सैकेराइड्स दिए, मोनोसैकेराइड्स दिए, उसके बेसिस पे हम उसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड और एटसेट्रा बोलते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास डाइसैकेराइड का है जो कि है सुक्रोज। सुक्रोज आपका हाइड्रोलिसिस पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, तो सुक्रोज क्या हुआ, सुक्रोज हुआ ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि वो टूटने पर, वो हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज दे रहा है और फ्रक्टोज दे रहा है जो दोनों एक मोनोसैकेराइड है। अब क्योंकि सुक्रोज ने दो मोनोसैकेराइड्स दिए जो कि है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसलिए हम सुक्रोज को एक डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो जो हमारा सुक्रोज है जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा हाइड्रोलिसिस पर वो एक हमारा डाइसैकेराइड है, ठीक है। और ये हमें हाइड्रोलिसिस पर एक ग्लूकोज देता है, एक मॉलिक्यूल बेसिकली, और एक मॉलिक्यूल देता है फ्रक्टोज, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स which yield a large number of monosaccharide units are called polysaccharide। तो ये ऐसे होते हैं, बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स में क्या था, मोनोसैकेराइड की यूनिट्स होती हैं, वो 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स आपके जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल जो पॉलीसैकेराइड्स के हैं दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड हेंस आर ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स मीठे नहीं होते, पॉलीसैकेराइड्स को हम नॉन शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हाइड्रोलिसिस पे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स की, या हाइड्रोलिसिस पे उनका कैसा बिहेवियर है। बेसिकली हमने हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे ही इनको क्लासिफाई किया था। अब जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं वो है ईदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। या तो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या तो वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है, ठीक है। ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस को, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और ऐसे मोनोसैकेराइड्स, ऐसे एल्डोज या ऐसे कीटोज जो कि फेलिंग्स या टॉलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, को रिड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो हमारा जो रिड्यूसिंग शुगर है, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर में है लैक्टोज और माल्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में है हमारे पास सुक्रोज। तो रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग
शुगर जो है हमारे पास, दैट रिड्यूसिंग शुगर वी हैव इज लैक्टोज एंड माल्टोज। और फिर उसके बाद जो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ योर सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो मीठा होता है जिसे हम चीनी बोलते हैं, लेकिन वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मतलब वो टॉलेंस और फेलिंग्स दोनों के साथ ही कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो सुक्रोज इज़ योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स पे। अब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, हमने कार्बोहाइड्रेट बेसिक समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी aldehyde or ketone or the compounds which produce such units on hydrolysis are known as carbohydrates। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, दो बेसिस पे। पहला बेसिस है हाइड्रोलिसिस पे उनका बिहेवियर कैसा है। तो हाइड्रोलिसिस पे कैसा बिहेवियर है, या तो मोनोसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अगर मोनोसैकेराइड के बाद क्या आता है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 10 यूनिट्स वो मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोलिसिस पे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ गए सुक्रोज, राइट, जो कि एक डाइसैकेराइड है। फिर उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यील्ड कर रहा है हाइड्रोलिसिस पे। और इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ गया स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा। फिर फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, उस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो होते हैं जिन्हें हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं। नॉन रिड्यूसिंग वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इन रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं करते हैं। अब जो रिड्यूसिंग शुगर्स है वो है हमारे पास लैक्टोज और माल्टोज, जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज। अब हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया कार्बोहाइड्रेट्स का। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन समझा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको अब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो अब हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, फिर ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे और फिर पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं विद मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को आप नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे या फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसे आप एल्डोज बोलते हो, लेकिन एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके पास कीटो ग्रुप है यानी कि कीटोन का ग्रुप है उसे हम कीटोज बोलते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी हम इसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी मोनोसैकेराइड के पास 3 नंबर ऑफ कार्बन है और वो तो हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रायोज। 4 है तो टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। और अगर वो एल्डिहाइड है मतलब एक ऐसा मोनोसैकेराइड आपके पास है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट आपके पास है जिसके पास 3 कार्बन एटम है और उसके पास एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे आप एल्डोट्रायोज बोलते हो। और अगर आपके पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके पास 3 कार्बन है लेकिन उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कीटोन है, तो उसे आप कीटोट्रायोज बोलते हो। तो इसी बेसिस पे हमारे पास एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, टेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज होता है। कीटोन के केसेस में कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज और कीटो हेप्टोज होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज है। पर हमें जो पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स में वो है सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका प्रिपरेशन, इनका फॉर्मूला और ये क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद ग्लूकोज, राइट नाउ। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये स्वीट फ्रूट्स, हनी, इसके इन केसेस पे ग्लूकोज होता है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो आपने बचपन से नाम तो इसका सुना ही होगा, चाहे और कुछ आपको मेडिकल टर्म पता हो या ना पता हो, बट आपको मतलब मेडिकली यूज्ड कोई ऐसी चीज़, बट ग्लूकोज तो सुना ही होगा। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर मुझे ग्लूकोज प्रिपेयर करना है या ग्लूकोज बनता कैसे है, तो सबसे पहले ग्लूकोज बनता है सुक्रोज से। सुक्रोज का नाम हम सुक्रोज का केन शुगर भी एक नाम होता है। और हमें पता है सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज। ठीक है, जो
एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इफ़ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक मीडियम, मतलब आप बेसिकली उसको H+ प्रोवाइड कर रहे हो, एक अल्कोहलिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, डाइल्यूट HCl या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 दे रहे हो। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब आप यहाँ देखोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6। तो इसका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रक्टोज है। ठीक है, तो सुक्रोज अल्कोहलिक मीडियम आप प्रोवाइड करो तो वाटर भी है साथ में, और उसके बाद आप H+ भी डाल रहे हो। देखो वाटर इसलिए भी आए क्योंकि डाइल्यूट है, और फिर आप H+ मीडियम दे रहे हो HCl या H2SO4, और इससे आपको मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर एक और आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि है फ्रॉम स्टार्च। तो आप स्टार्च से बनाओ या सेल्यूलोज से बनाओ, C6H10O5 होल ब्रैकेट N प्लस NH2O। सो कमर्शियली ग्लूकोज, जो कमर्शियली हम ग्लूकोज बनता है वो फ्रॉम स्टार्च होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो प्रेशर आपको याद करना पड़ेगा 2 to 3 ATM है, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है बट रिएक्शन में दिया हुआ है, तो ये छुपा के NCERT ने आपको टेम्परेचर के प्रेशर के बारे में बताया, आपको पता होना चाहिए। तो कमर्शियली जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च का बाय बॉइलिंग इट, उसको बॉईल करते हैं, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं, इसलिए वाटर भी है, और आप H+ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू H2SO4। 393 केल्विन आपका टेम्परेचर है और 2 to 3 ATM प्रेशर होता है, तो आपके पास ग्लूकोज आ जाता है। अब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। अभी हमने ग्लूकोज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ग्लूकोज दिखता कैसे और इसका स्ट्रक्चर निकाला कैसे गया। तो ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज, ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। एक मोनोमर है ऑफ मैनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च सेल्यूलोज। मतलब अगर आपको स्टार्च और सेल्यूलोज का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम स्टार्च और सेल्यूलोज बोल देते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन होता है वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ग्लूकोज एक मोनोमर भी होता है, इट इज़ प्रॉबेबली मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, बहुत तरह ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। जब हमने HI या के साथ इसको हीट किया तो हमें N-हेक्सेन मिला, जिससे हमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मिला, जिससे हमें समझ में आया कि इसके पास ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन जब हमने हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ किया तो हमें ऑक्साइन मिला। ठीक है, ये दो अलग रिएक्शंस है, ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है। तो ये ग्लूकोज है, जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ करवाया, ठीक है, तो हमें मिला ऑक्साइन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे ऑक्साइन कहा है। ठीक है, दिस इज ऑक्साइन। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि आपका ये ग्लूकोज है CHOH4 CH2OH और C डबल बॉन्ड OH। तो जब NH4OH के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हटके NOH आ जाता है। ठीक है, फिर adds a molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrin। तो जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाया तो हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया, जो C डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो कार्बन सिस्टम है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ये OH बेसिकली O के साथ H जुड़ जाता है और जो बॉन्ड खाली होता है वहाँ पे CN आपका लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उससे हमें एक चीज़ समझ में आया, ये जो दो रिएक्शंस थे उन दोनों रिएक्शन से हमें समझ में आया प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो हमें ये समझ में आया पहले तो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया। फिर हमने जब HI के साथ रिएक्शन करवाया तब हमें समझ में आया कि इसके पास 6 कार्बन आटम होते हैं। फिर उसके बाद हमने जब ये जो रिएक्शंस हुए हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो इसके रिजल्ट से हमें समझ में आया
कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है ये प्रेजेंट है। अब हमें इससे ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। अब उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया। ग्लूकोज जो है गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। तो जब हमने इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया तो ऑक्सीडेशन देखने को मिला हमें। और जो क्या हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, तो ग्लूकोज ने हमें ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अब हमें ग्लूकोनिक एसिड दिया तो हमें ये समझ में आ गया कि जो एल्डिहाइड जो ग्रुप बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन तो ऑक्सीडेशन देता नहीं है। फिर हमने किया एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन रिएक्शन में हमने किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करवाया। इट गिव्स ग्लूकोज पेंट एसिटेट। तो हमें ग्लूकोज पेंट एसिटेट मिला, जिससे हमें समझ में आया प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स की OH ग्रुप जो प्रेजेंट है वो 5 है। सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट टू डिफरेंट कार्बन आइटम। अब क्योंकि देखो एक ही कार्बन पे अगर 2 OH लगते हैं तो वाटर बन के रिलीज हो जाता है कंपाउंड और डबल बॉन्ड O बन जाता है आपका। तो क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, वाटर रिलीज नहीं हो रहा होता, मतलब ऐसा अगर अनस्टेबल होता तो वाटर रिलीज हो जाता, बट ये एक स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब जो 5 OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे अटैच है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक 6 कार्बन ग्रुप है और 6 कार्बन ग्रुप में 5 कार्बन जो है उसके साथ OH 5 अलग अलग पे अटैच है। तो एक कार्बन जो आपका है वो कार्बोनिल में फिर हाथ मतलब वो होगा फिर कार्बोनिल कार्बन, जो एक कार्बन बच रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन किया। तो ऑक्सीडेशन जो हमने किया नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, हमने दोनों का ही ऑक्सीडेशन करा दिया। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है, दोनों का हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, जिसे हम सैकरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। मतलब जो आपका OH है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो रखा है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको ये रिएक्शन समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अब वो कैसा है। तो बेसिकली स्पेशल अरेंजमेंट जो OH ग्रुप का है वो हमें फिशर ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया और 1 2 3 दिया। 1 2 3 दिया मतलब ये जो 1 है दिस इज़ योर ग्लूकोज, ये जो 2 है दिस इज़ योर ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, और जो आपका 3 है दैट इज़ योर सैकरिक एसिड। ठीक है, अब देखो तीनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि एक तो ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3, ज़्यादा बड़ा नहीं बना दिया, दोबारा बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, अभी भी बड़ा ही बना है 6। अब ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये हमें पता था। फिर हमें ये समझ में आता है कि इसमें से एक ग्रुप जो है वो हमारा एक तो ये स्ट्रेट चेन है, ये भी पता था। फिर हमें पता चला कि ये एक जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, हमने सबसे ऊपर वाले को दे दिया कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो 5 अलग अलग कार्बन है उससे OH अटैच है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पे OH अटैच है। तो OH 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 और OH, यहाँ पे OH इस साइड पे होता है। ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जब हमने स्टडी करी उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमारे जो हमारा ग्लूकोज है उसमें जो हमारा कार्बन है जिस इसको हम 1 बोलते हैं, इसको हम 2 बोलते हैं, तो ये जो 2 कार्बन है रिंग का मतलब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, उसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, फिर हमें पता चला कि ये ऑक्सीडेशन वगैरह देता है, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी पता चल गया। तो इसके बेसिस पे और फिर हर जगह आप हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई करा दो, तो यहाँ पे 2 H2 लगेंगे और यहाँ पे 1 H लगेगा, तो हमारा ग्लूकोज का फिर स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कलर बड़ा अजीब है ये। ठीक है, अब क्या है, ये जो सेकंड वाला है दिस इज़ योर ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड है तो हमारा जो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया,
है ना, COOH हो गया। सिमिलरली जो थर्ड वाला है दैट इज़ योर सैकरिक एसिड, मतलब जब आप ग्लूकोनिक एसिड में और इसका करा रहे हो तो ये जो है CH2OH जो यहाँ वाला है, ये जो CH2OH है ये आपका अल्कोहल है। तो आपने अल्कोहल इस वाले ग्रुप को भी आपने ऑक्सीडाइज करवाया तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए आपका ये वाला स्ट्रक्चर बना। नाउ ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। D रिप्रेजेंट्स इट्स कॉन्फिग्रेशन, प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो प्लस से हमें ये समझ में आता है कि ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल है, और माइनस से हमें समझ में आता है लीवोरोटेटरी। तो ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। अब जो D है वो D और L जो हम बोल रहे हैं उसका रिलेशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी से नहीं होता। डी का मतलब ये होता है, डी और एल का मतलब होता है कि आपका OH किस साइड पे प्लेस हो रखा है। जैसे कि अभी हम ग्लूकोज के केस में देखें तो हमारा OH जो है वो राइट साइड पर है, ठीक है। ग्लूकोज के केस में देखो, द लेटर्स D and L नेम ऑफ कंपाउंड इंडिकेट इट्स रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है, कंसिस्ट ऑफ 2 एनांशोमेरिक फॉर्म्स, तो ये इसका एनांशोमर है, मिरर इमेज है। अब जो प्लस आइसोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जो ये वाला है, इसका डी कॉन्फिगरेशन है, क्योंकि जो OH है वो राइट हैंड साइड लाई करता है, राइट में OH है, ठीक है। जबकि जो L कॉन्फ़िगरेशन है उसमें OH जो है वो लेफ्ट पे लाई करता है। तो D और L का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी से नहीं है, राइट और लेफ्ट से है। तो L फॉर लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप आपका होना चाहिए। तो जब हम ग्लूकोज के केस में देखते हैं तो हमारा OH ग्रुप सारे ज़्यादातर राइट हैंड साइड पर ही है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ग्लूकोज जो है वो D है, ठीक है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये तो हमने आप चेक करते हो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उससे पता किया। नाउ अब ग्लूकोज जो है उसमें OH ऑन द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कि जो ये वाला कार्बन है यही एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसके ऊपर वाला कार्बन जो है वो आपकी बेसिकली थोड़े सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो हमारा OH है वो राइट साइड पे है, इस वजह से हम इसे D बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया कि आप एसिमेट्रिक कार्बन चेक करते हो कि आपका OH कौन सी साइड पर है। अब हमें समझ में आया अब ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चला कि ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है और 6 कार्बन है, तो एल्डोहेक्सोज है। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी तो हमें समझ में आया कि स्ट्रेट चेन का हम के बेसिस पे हमने कुछ रिएक्शन करवाया तो हमें मतलब मिला नहीं। मतलब जैसे कि देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज पे, फिर भी उसने शिफ्ट टेस्ट नहीं दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं दिया। जो पेंट एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है उसने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट नहीं किया, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है, प्रेजेंट तो है पर वो फ्री नहीं है रिएक्शन के लिए। तभी एल्डिहाइड ने हाइड्रोक्सिलमीन यानी कि कार्बोनिल ने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट नहीं किया, वरना वो करता। नाउ ग्लूकोज जो है वो हमारे 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। जो अल्फ़ा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, जिसे आप क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से ऑब्टेन करते हो 303 केल्विन पे। जबकि आपका जो बीटा फॉर्म है वो 423 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसे भी आप क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन करते हो, बट यहाँ आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हो, यहाँ आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हो, ठीक है। इधर टेम्परेचर होता है 303 केल्विन, इधर टेम्परेचर होता है 371 केल्विन, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर था कि हम ओपन चेन से हम नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई और समझ में आया कि ग्लूकोज का जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है जो ऐसा होता है। तो ये आपका अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है, और ये आपका बीटा D माइनस D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। तो यहाँ उन्होंने ग्लूकोज को पायरेनोज भी बोला है, वैसे ही ग्लूकोज ही है। पायरेनोज क्यों बोला है? क्योंकि ऐसे ना एक पायरन रिंग होती है और इसी के तरह का स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज देता है, तो इसलिए हमने उसको ग्लूकोपाइरेनोज बोला है। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना कि आपका जो ग्लूकोज है
उसमें जो फर्स्ट कार्बन है, देखो, द बिहेवियर ऑफ दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम ओपन, इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म, ये क्या हो गया, अरे ग्लूकोज फॉर्म, ओके, ग्लूकोज फॉर्म कहाँ पे थी, ये रहा, six membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation। तो जो पांचवें वाला कार्बन है ये रिंग बनाने में हेल्प कर रहा है C1 के साथ, बीच में O के साथ आके ये अटैच हो गया है, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में है और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दीज टू साइकिल्स फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन। अब डिपेंड करता है आपका कि देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा डी और बीटा डी दोनों में बेसिकली डिफरेंस कि जो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन है उसमें इधर ये जो OH और H का प्लेसमेंट है वो थोड़ा शिफ्टेड है, इसी से आपने अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बोला है, ठीक है। The two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl। टू साइक्लिक हेमी एसिटिल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है उनमें सिर्फ फ़र्क होता है कि आपका हाइड्रोक्सिल जो C1 कार्बन पे है, ये देखो मैंने यही बोला कि ये जो C1 कार्बन है यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि OH की प्लेसमेंट है, इसमें फ़र्क है। और इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं क्योंकि इस कार्बन की यही कार्बन है जिसकी वजह से अल्फ़ा और बीटा फॉर्म जो है वो ग्लूकोज के एग्जिस्ट करते हैं, दी एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइकिलाइजेशन, ठीक है। सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को एनोमर्स बोलते हैं और इस C1 कार्बन को जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर इन एनालॉजी विथ पायरिन। पायरिन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन आटम होता है, 5 कार्बन होते हैं और इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ग्लूकोज का, तो इसलिए हमने इसको ग्लूकोपायरेनोज भी बोल दिया, पर वैसे आप ग्लूकोज भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्रक्टोज पे। तो बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे पायरेनोज रिंग है यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे अगर मैं पायरेनोज रिंग के रिस्पेक्ट में देखूँ तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपके कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिंग है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर 1 ऑक्सीजन एटम विथ 5 कार्बन रिंग्स। तो यहाँ पे भी यही हुआ, आपका बीच में एक ऑक्सीजन है, इधर 1 2 3 4 5 आपके पास कार्बन है, बट क्योंकि आपका एक कार्बन इधर ऊपर की साइड को है, ठीक है। और यही आपका हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन था जो हमने आगे यहाँ पे देखा था, इधर एक रिएक्शन था इस वाले में, ठीक है, वो यही वाला कार्बन था, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाता है कि इधर ऑक्सीजन से आपका जॉइनिंग हो रखी है 1 2 3 4 5 और जो 6th वाला है वो ऊपर की तरफ उसकी प्लेसमेंट है और इधर वाला जो कार्बन है इसमें OH नीचे है, जबकि जो इधर है इधर OH आपका ऊपर है। और जबकि जो आपका 3rd वाला कार्बन है वहाँ पे भी आपकी OH की प्लेसमेंट्स डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो ओपन स्ट्रक्चर था उसमें OH की प्लेसमेंट 3rd वाले में ही डिफरेंट होती है, रिमेंबर, इसलिए रिंग में भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। नाउ वी हैव फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था, फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है। इट इज़ ऑब्टेन्ड विद ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ये एक नेचुरल मोनोसैकेराइड है जो फ्रूट में, हनी में, वेजिटेबल में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, मीठा होता है, एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला यही होता है और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन हमें समझ में आता है कि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2nd कार्बन पे है। तो जैसे हमारा पहले कार्बन पे ही था ग्लूकोज के केस में, कीटोन के केस फ्रक्टोज के केस में 2nd कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड एक्चुअली एल्डिहाइड तो 1st पे एग्जिस्ट भी कर सकता है, कीटोन तो 2nd पे ही एग्जिस्ट करेगा। एंड अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन इन केस ऑफ ग्लूकोज, इट बिलोंग्स टू D सीरीज एंड इज लीवो रोटेटरी। D सीरीज को बिलोंग करता है, मतलब कि यहाँ पे भी आपका OH जो है वो ये देखो राइट साइड पर ही है, ठीक है। और ये लीवो रोटेटरी है, जबकि हमारा ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो हम D माइनस फ्रक्टोज लिखते हैं, जबकि ग्लूकोज के केस में हम D हाइफन प्लस हाइफन ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है। ये हाइफन बस इनको अलग अलग कर रहा है, ये कोई ऐसे माइनस
सिंबल नहीं है, ये उनको डिफरेंस के लिए बीच में हमने डाला है, बस लिखने का तरीका है, ठीक है। ये भी हमारा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाय द एडिशन ऑफ OH at 5 OH at C5। तो ये देखो, दिस इज़ योर 1 2 3 4 5, ये वाला जो 5th है, यहाँ पे आपका कार्बन यहाँ पे OH जो है C5 टू द कार्बोनिल ग्रुप, तो इस वाले से आपका ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है। ये देखो, एक सेकेंड, कार्बोनिल से ना, यस, ठीक है। ये देखो 5th वाला कार्बन से ऑक्सीजन आपका 2nd कार्बन से अटैच हुआ हुआ है। द रिंग दस फॉर्म्ड इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग बनती है 5 मेंबर्ड रिंग है, और ये फ्यूरेनोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी ही एनालॉजी से बनती है, ठीक है। फ्यूरिन जो है एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड की रिंग होती है, जिसमें 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम होते हैं, जबकि जो पायरेनोज थी 1 ऑक्सीजन एटम और 5 कार्बन एटम थे। तो हमारा साइक्लिक एनोमर्स फ्रक्टोज के भी होते हैं, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रक्टोज फ्यूरन इसका बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एनोमरिक कार्बन है वो आप समझ ही गए होंगे, वो हमारा ये वाला कार्बन है जो कि एनोमरिक कार्बन है। उसके बाद हम आते हैं डाइसैकेराइड्स पे। अब बेसिकली हमने पढ़ा कि अब तक हमने पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, उसका क्लासिफिकेशन देखा हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, जो कि था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और हमारा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज था जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम डाइसैकेराइड्स पे आ रहे हैं। डाइसैकेराइड्स, अब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे। हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिया जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज था, मेन हमें ग्लूकोज पढ़ना था, फ्रक्टोज में बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ वी हैव डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, आपको पता है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है। और बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज होती है इनके, जो कि लॉस ऑफ वाटर से ही बनती है, और ऐसी लिंकेज को हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन एटम के थ्रू बनती है, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। डाइसैकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग ग्रुप में होते हैं अगर वो बॉन्डेड होते हैं, अगर उनका बेसिकली रिड्यूसिंग में क्या होता है, अगर आपका रिड्यूसिंग ग्रुप है मोनोसैकेराइड का, जो कि एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, वो बॉन्डेड है, तो उसे आप नॉन रिड्यूसिंग बोलते हो। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बॉन्ड इस तरीके से बना हुआ है कि वो ग्रुप फ्री नहीं है रिएक्शन के लिए, तो उसे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हो। और अगर वो फ्री होता है रिएक्शन के लिए तो उसे आप रिड्यूसिंग शुगर बोलते हो, जैसे कि माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज। ये हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। नाउ सुक्रोज हमें पता है एक डाइसैकेराइड है, जो हमारा D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज हमें देता है, ठीक है। अब ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। अब 2 मोनोसैकेराइड जो है उन्हें ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ये जो लिंकेज है इस लिंकेज को कहा गया है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, इससे ज्वाइन किया हुआ है जो C1 कार्बन है। आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जो ये वाला कार्बन है C1 कार्बन जो है आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज का आपका जो C1 वाला कार्बन है वो, और जो आपका बीटा डी फ्रक्टोज है उसका जो C2 वाला कार्बन है, इसके बीच में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है, ठीक है। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिटिक फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग ग्रुप है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जो रिड्यूस होता, जो टॉलरेंस के साथ टेस्ट देता, वो तो आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारा सुक्रोज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले दैट व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप बोल सकते हो दैट द रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट in the glucose and fructose are involved in the formation of glycosidic bond, therefore sucrose is a बेसिकली। इसका आपको स्ट्रक्चर इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर में है क्या, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, आपको फ्रक्टोज का पता है, बस बीच में इसको आपको ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से जोड़ देना है, और बस ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से ज्वाइन कर देना है, और वाटर लॉस आपको दिखाना है, ठीक है। मतलब बेसिकली 1-2 आपको हाइड्रोजन कम करने होंगे। नाउ सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अभी तक हमने सिर्फ हमने जो पढ़ा था ग्लूकोज, वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो हमारा लीवो रोटेटरी होता है वो फ्रक्टोज होता है, लेकिन सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है, लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है। अब जो लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज है उसका नंबर ज़्यादा है फ्रॉम द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो मिक्सचर लीवो रोटेटरी होता है, बट वैसे सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो हाइड्रोलिसिस पे जो सुक्रोज है उसका चेंज आता है डेक्स्ट्रो से वो लीवो में बन जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास आता है माल्टोस। माल्टोस भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। माल्टोस जो है ये डाइसैकेराइड है, टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स है। बेसिकली हम ओलिगोसैकेराइड्स में सारे डाइसैकेराइड्स ही पढ़ रहे हैं। तो माल्टोस भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, पर ये अल्फा डी ग्लूकोज की ही 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो C1 कार्बन है और जो C4 कार्बन है, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज 1 इज लिंक टू द C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो C1 पे जो द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 कार्बन ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इधर फ्री है, जबकि ये वाला फ्री नहीं है, पर ये वाला फ्री है, तो इसलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ये टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, लेकिन हमारा ऊपर वाला नहीं देता था, क्योंकि उसका जो ग्रुप था, जो रिड्यूसिंग ग्रुप था वो प्रेजेंट था। इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें प्रेजेंट था, पर वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो गया था। यहाँ पे जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है सेकेंड वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ग्लूकोज है, बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन हुए हैं। देन वी हैव लैक्टोज। लैक्टोज जो है इसे मिल्क शुगर बोलते हैं, इसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी एक डाइसैकेराइड है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है। इसकी लिंकेज भी C1C4 होती है, तो C1 ऑफ गैलेक्टोज, C4 ऑफ ग्लूकोज। जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका फर्स्ट वाले कार्बन पे है, तो इसलिए ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। अब हमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं। अब देखो, आप देख रहे होगे तो मेन आपका ग्लूकोज ही था। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद के स्ट्रक्चर्स तो आप डिराइव कर ही सकते हो। पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर ऐसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट आप बस इसे देख लेना कि अगर आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए आ जाए तो। नाउ पॉलीसैकेराइड्स आर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन हो रखे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर फूड स्टोरेज वगैरह में आपके होते हैं। स्टार्च मोस्ट कॉमन एग्जांपल, हमने स्टार्च हर जगह देखी हुई है, मेन सोर्स है पॉलीसैकेराइड का प्लांट के अंदर। इंपॉर्टेंट है डाइटरी में ह्यूमन बींग्स की। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च हमारा होता है सीरियल में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और काफ़ी वेजिटेबल्स में। ये पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का, और ये जो अल्फ़ा ग्लूकोज है ये 2 तरीके के कंपोनेंट्स का होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो बेसिकली जो हमारा स्टार्च है वो पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च जो है आपका वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 2 कंपोनेंट से बना होता है, और वैसे ही पॉलीमर होता है अल्फ़ा ग्लूकोज का, ठीक है। तो अल्फ़ा डी का ही होगा, क्योंकि अल्फ़ा एल ग्लूकोज तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डी एक ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अमाइलोज एक वाटर सॉल्यूबल है जो 15 to 20% ऑफ स्टार्च का कंपोनेंट होता है। तो केमिकली अमाइलोज एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है, 200 से कम 1000 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। C1 और C4 के बीच में ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि जो आपका अमाइलोपेक्टिन होता है वो इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। 80 से 85% ऑफ स्टार्च आपका अमाइलोपेक्टिन से बना होता है। ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, अमाइलोज अनब्रांच्ड था, ठीक है। यहाँ पे भी C1 C4 लिंकेज होती है, लेकिन जब ब्रांचिंग होती है तो वो C1 और C6 की होती है। बेसिकली जो आपकी लिंकेज है वो C1 C4 है, और आपकी ब्रांचिंग C1 C6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये अमाइलोज का, तो यहाँ पे देखो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक है। उसके बाद अमाइलोपेक्टिन है, यहाँ पे भी C1 C4 और फिर जो ब्रांचिंग है वो C1 और C6 के बीच में हो रखी है। तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। नाउ वी हैव सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट है, सेल वॉल इसी से बनी होती है। स्ट्रेट चेन सेल्यूलोज स्ट्रक्चर है। इसमें लिंकेज आपकी पॉलीसैकेराइड बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है। लिंकेज ग्लूकोज की आपस में ही होती है, C1 C4 की होती है। जैसे यहाँ पे दिस इज योर C1 C4, दिस इज C1 C4, ठीक है। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है एनिमल बॉडी में स्टोर होता है, एनिमल स्टार्च भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज मोर ब्रांच्ड, बस इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। लिवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जो है यीस्ट और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पॉर्टेंस तो काफ़ी सारी है, जैसे कि
एसेंशियल है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मेजर पोर्शन हमारा फूड का कार्बोहाइड्रेट्स ही है. हनी जो हम यूज़ करते इतने टाइम से इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में भी है. ग्लाइकोजन को आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो एज स्टार्च इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. तो आप कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज में यूज़ कर रहे हो. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फर्नीचर जो हम बनाते हैं वो सेल्यूलोज से ही बनता है इन द फॉर्म ऑफ वुड. क्लोथ आरसेल्स विद सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर रॉ मटेरियल. ठीक है. फिर आपके जो 2 एल्डोपेंटोज हैं, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, डी राइबोज और 2 डी राइबोज, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, जिससे जो आप डीएनए आरएनए होता है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम एज कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑल्सो. तो कार्बोहाइड्रेट्स की इमेंस इंपॉर्टेंस है. With this, we have completed the topic that is carbohydrates, and in the next part, we'll start with proteins. Okay? Till then, revise till carbohydrates. If you found any doubt, you can ask me in the comment section. And thank you so much. Bye.